नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीपरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एक्ट्रियम लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिनांक 10 जनवरी 2021 से माननीय पोर्टफोलियो जज ऑनरेबल जस्टिस श्री आनंद पाठक सर के मार्गदर्शन में एवं जिला सीपरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार साहब के अथक प्रयासों के बाद इस चैनल का दिनांक 10 जनवरी 2021 को शुभारंभ हुआ और इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विधिक विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूर्व में डिफॉल्ट बिल पर एक फर्स्ट लेक्चर प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंसेस अंडर पोक्सो एक्ट, इस विषय पर भी एक व्याख्यान माननीय पाटीदार सर द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन पर श्री माननीय एसबी शर्मा साहब पंचम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। साहब पूर्व में कटनी एवं इंदौर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रह चुके हैं एवं इस विषय में विशेष रुचि रखते हैं। तो आज का ये विषय किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन है। मैं आदरणीय श्री एसबी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय सर। आप सभी को जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर से सादर अभिवादन। मैं शशिभूषण शर्मा, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, आज किशोर न्याय प्रशासन वर्सेस आपराधिक न्याय प्रशासन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके लिए मैं माननीय पोर्टफोलियो जज श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक साहब का आभारी हूँ कि आज मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस विषय पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। किशोर न्याय प्रशासन में विधि का अविकथित उल्लंघन करने वाले बालक एवं विधि का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालक के संबंध में बालक हितैषी प्रक्रिया के साथ बालक एवं संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न्याय निर्णय किया जाता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने के संबंध में सभी प्रावधान किए गए हैं। अपवाद परिस्थितियों को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण विधि है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। यदि राज्य सरकार के नियम और केंद्र सरकार के नियम और इस अधिनियम को तीनों को एक साथ पढ़ लें तो मैं समझता हूं कि फिर किसी अन्य अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है। आपराधिक न्याय प्रशासन में 3 प्रकरण होते हैं: अनुसंधान, अभियोजन एवं न्याय निर्णय। आपराधिक न्याय प्रशासन में भारतीय दंड विधि को दंड संहिता तथा दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम के रूप में संहिताबद्ध किया गया है, जिसमें अपराधों के बारे में यह उल्लेख है कि कौन कौन से कार्य अपराध हैं और कौन कौन से कार्य प्रतिरक्षा या क्षमा का रूप ले सकते हैं। दंड संहिता में बताए गए उपबंधों के अनुसार ही भारतीय दंड संहिता के अधीन या अन्य किसी पीनल लॉ के अधीन अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण तथा अन्यथा बर्ताव किया जाता है, जो कि आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य है। अब मैंने दोनों सिस्टम में कुछ अंतर महसूस किए हैं, उनको प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो अंतर है कि किशोर न्याय प्रशासन और आपराधिक न्याय प्रशासन में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा और एक सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य रहते हैं। यदि किशोर न्याय बोर्ड की बैठक नहीं है तो किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किशोर न्याय बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। केवल
प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का अंतिम रूप से नाकद नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि जब किशोर न्याय बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड का कोई मेंबर भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है? तो इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यह धारा 8(2) में बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि बालक न्यायालय कौन सा न्यायालय होगा? इस संबंध में भी इस अधिनियम में धारा 220 में प्रवेश किया गया है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन कोई न्यायालय या पॉक्सो एक्ट के अधीन कोई न्यायालय बालक न्यायालय कहलाएगा। ये दोनों अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय नहीं है, तो फिर जो भी न्यायालय इन अपराधों का विचार करने के लिए सशक्त है वह बालक न्यायालय कहलाएगा। इसके विपरीत आपराधिक न्याय प्रशासन में पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट अथवा सत्र न्यायाधीश होता है और उसकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दंडनीय संहिता के अधीन की जाती है। आपराधिक न्याय प्रशासन में समकक्ष क्रिमिनल कोर्ट अर्थात मजिस्ट्रेट या सेशंस कोर्ट एक दूसरे की शक्तियों का प्रयोग परस्पर करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किशोर न्याय पद्धति और आपराधिक न्याय पद्धति का उद्देश्य क्या है? सामान्यतः जो स्टेक होल्डर्स हैं किशोर न्याय प्रशासन के, वो आपराधिक न्याय प्रशासन में भी काम करते हैं, इसलिए किशोर न्याय प्रशासन के उद्देश्य और आपराधिक न्याय प्रशासन के उद्देश्य एक जैसे हो जाते हैं, जबकि उद्देश्य दोनों के एक जैसे नहीं है। आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य होता है कि आरोपी को दोष मुक्त किया जाए या दोषित किया जाए, जबकि किशोर न्याय पद्धति में दोष मुक्त करना, दोषित करने का उद्देश्य नहीं होता है। किशोर न्याय पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो, अधिकार प्राप्त होगा। इस संबंध में मैं एक प्रकरण का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक विद्यालय में एक विद्यार्थी था, वो परीक्षा के समय बार-बार उठ के वॉशरूम जा रहा था। इस बात को लेकर टीचर ने उसको रोका, तो उस विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा की कॉपी जमा की और जमा करने के बाद कॉपी घर गया। घर से वो आया, अपनी मम्मी को लेके आया, उस टीचर को पीट दिया। जब टीचर को उस विद्यार्थी ने उसकी माँ ने मारा तो उसके दोनों खिलाफ केस दर्ज हुआ और उस विद्यार्थी को स्कूल से निष्कासित कर दिया। जब वो केस मेरे सामने आया तो हमने कहा 294, 323, 506 का मामला है, इसमें आपको छोड़ देते, समझाइश देके, अब ऐसा मत करना। उन्होंने कहा नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो हमने पूछा क्या चाहिए? बोले हमारा स्कूल से रेस्टिगेशन हो गया है और अब हम परीक्षा भी नहीं दे सकते, बोर्ड की परीक्षा 12th की। इसमें न तो उसको दोष सिद्ध करना था, न उसको दोष मुक्त करना था, उसमें उसका प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन करना आवश्यक था। तो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सबसे पहले सामाजिक जांच रिपोर्ट बुलाई गई और जो उसके तथ्य थे वो सही पाए गए। उसके पश्चात किशोर न्याय बोर्ड ने उस विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन करने के लिए आदेशित किया और उसके साथ साथ अनुशासनहीनता न हो, इसलिए उसको यह आदेश भी दिया कि प्रतिदिन सुबह गमलों में पानी डालेंगे। उस विद्यार्थी ने 12th की परीक्षा दी बोर्ड की और 58% मार्क्स के साथ वो उत्तीर्ण हुआ। तो ये किशोर न्याय प्रशासन का उद्देश्य है, दंडादेश देना या दोष मुक्त करना उद्देश्य नहीं है। अब प्रश्न आता है कि किशोर न्याय प्रशासन में कितने तरह के अपराध बताए हैं? किशोर न्याय अधिनियम में 3 प्रकार के अपराध दर्शाए गए हैं: छोटे अपराध, घोर अपराध और जघन्य अपराध। इसके विपरीत दंड प्रक्रिया संहिता में केवल 2 प्रकार के अपराध दर्शाए गए हैं: संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध। अभी हम अपराधों के बारे में विस्तृत विवेचना नहीं करेंगे। जब किशोर न्याय प्रशासन का कोई दूसरा लेक्चर होगा तो हम इन अपराधों के बारे में और दूसरे तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विधि विरुद्ध व्यक्ति कौन होगा और अपराधी कौन होगा? तो विधि विरुद्ध व्यक्ति से मतलब उस व्यक्ति से होता है जिसने अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया है या स्वयं उपस्थित हुआ है। और अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु
अपराध किए जाने की तारीख को पूर्ण कर ली है या 18 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे अपराधी माना जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है आपराधिक शास्त्र का, वो है कि निर्दोषता की अवधारणा। हालांकि अभी कुछ अधिनियम ऐसे आए हैं जिसमें इसकी अवधारणा के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं, फिर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपराधी को जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक निर्दोष माना जाएगा। किशोर न्याय प्रशासन में बिल्कुल इसका विपरीत है। किशोर न्याय प्रशासन में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रत्येक बालक को विधि विरुद्ध कृत्य साबित होने के बावजूद भी निर्दोष माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भले ही उसके विरुद्ध विधि का उल्लंघन साबित हो जाता है, फिर भी उसको निर्दोष ही माना जाएगा। जैसे कि आपराधिक न्याय प्रशासन में यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी का अपराध साबित हो जाता है, तो उसके पश्चात पुनः चोरी करता है, पुनः साबित हो जाता है, उसको धारा 75 आईपीसी के अधीन दंडादेश दिया जाएगा। लेकिन किशोर न्याय प्रशासन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। किशोर न्याय प्रशासन में यदि कोई वैसे सामान्यतः बालक चोरी का अपराध अधिक करते हैं। किशोर न्याय प्रशासन में अगर कोई बच्चा चोरी करता है, बार बार चोरी करता है, तो ये देखना चाहिए कि ये चोरी क्यों कर रहा है। ऐसा एक मामला मेरे सामने आया। एक बालक ने 2-3 बार चोरी की, तो मेरे सामने जब लास्ट टाइम आया, उसमें एक नोट लगा हुआ था कि बार बार चोरी करता है, इसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए, नहीं छोड़ा जाए। उस बालक के बारे में जब सामाजिक रिपोर्ट बुलाई गई, सामाजिक जांच रिपोर्ट, तो ये सामने आया कि ये बालक स्कूल जाता है तब मोटरसाइकिल चोरी करता है, या कोचिंग जाता है तब मोटरसाइकिल चोरी करता है। लेकिन वो बालक बहुत अच्छे डॉक्टर सर्जन थे, उनका बेटा है। चोरी करने की आदत क्यों पड़ी, चोरी करने की आदत कैसे छोड़ेगा, इस पर किशोर न्याय बोर्ड को विचार करना था। तो उसके पेरेंट्स को बुलाया, उनसे चर्चा की गई, तो उनसे पूछा गया कि ये बालक चोरी क्यों करता है। तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि हम सर्जन हैं और इंदौर में रहते हुए ये देखते हैं कि आए दिन इस उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो हम इसको मोटरसाइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए बालक मोटरसाइकिल की चोरी करता है। तो किशोर न्याय बोर्ड ने उस प्रकरण को 6 महीने के लिए लंबित रखते हुए उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी कि 6 महीने तक इसको सुबह और शाम ग्राउंड में ले जाके मोटरसाइकिल चलाएं, इसको मोटरसाइकिल दिलाएं, उसके बाद इस केस पे विचार करेंगे। उस केस को लंबित रखा गया और उसको प्रैक्टिस कराई मोटरसाइकिल चलाने की अपने गार्जियन के अंडर में। उसके बाद उस बालक ने कभी चोरी नहीं की, उसकी चोरी की आदत छूट गई। तो किशोर न्याय प्रशासन में किसी भी बालक को कोई हैबिट है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसके कॉज पे ध्यान देना चाहिए और उस कॉज के निवारण के लिए जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम में बताया गया उस तरह की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि आय के विषय में अवधारणा और आय का अवधारण कैसे किया जाए। आपराधिक न्याय प्रशासन में आय के विषय में अवधारणा करना और आय की अवधारणा का कोई प्रावधान नहीं है, न इसकी कोई आवश्यकता है, जब तक कि कोई बालक होने का अवकथन नहीं करता है। यदि कोई बालक होने का आवेदन करता है तो फिर किशोर न्यायालय की जो प्रावधान है उसके अनुसार आपराधिक न्यायालय जांच कर सकता है। इसके विपरीत किशोर न्याय बोर्ड को जब कोई बालक को उसके समक्ष लाया जाता है या स्वयं उपस्थित होता है, तो उसके बारे में उम्र का अवकथन करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी उम्र के बारे में कोई संदेह है, उम्र 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष से कम है, उसमें कोई अहिमत देने में बोर्ड असमर्थ है, तो फिर उसकी उम्र के संबंध में धारा 94 जेजे एक्ट में जांच करने का प्रावधान है और ऐसी जांच की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी होना चाहिए। इससे भी एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि किशोर को या बालक को अभिरक्षा में कहाँ रखा जाएगा, निरुद्ध करने का स्थान कौन सा होगा, अभिरक्षा में रखने का आदेश कैसे पारित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ भी सामान्यतः पुलिस और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और उससे जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स
एक ही तरह का आदेश पारित करते रहते हैं, जबकि किशोर न्याय बोर्ड को आवश्यकतानुसार बालक को संप्रेषित सुरक्षित स्थान में या उपयुक्त सुविधा फिट फैसिलिटी या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का अधिकार होता है नियम 9 के अनुसार। और धारा 47 से 51 तक इसमें नियम बताए गए हैं। फिट फैसिलिटी या फिट पर्सन घोषित करने का उत्तरदायित्व किशोर न्याय बोर्ड का होता है। किशोर न्याय प्रशासन में अभिरक्षा आदेश बनाया जाता है और बिना अभिरक्षा आदेश के भी किसी भी समय 24 घंटे में बालक को संप्रेषण गृह में रखा जा सकता है, ऐसा कि धारा 12 क्लॉज 2 में दिया गया है। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में जेल वारंट बनाया जाता है और किसी भी परिस्थिति में बिना जेल वारंट के जेल में नहीं रखा जाएगा। किशोर न्याय प्रशासन में ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है किशोर को केवल प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाती है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में किशोर को पुलिस सुरक्षा अथवा न्यायिक सुरक्षा में नहीं रखा जा सकता है, जबकि अपराधी को केवल और केवल पुलिस सुरक्षा या न्यायिक सुरक्षा में रखा जा सकता है। एक बालक हॉस्टल में पढ़ता था और उसके पिताजी बहुत शराब पीते थे। एक बार जब वो हॉस्टल से आया तो उसके पिताजी शराब पीकर आए, उसकी और उसकी माँ की मारपीट करने लगे। जब दोनों ने विरोध किया तो उन्होंने बहुत मारपीट करी और उसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों ने भी उसका प्रतिकार किया और उसके पिता की डेथ हो गई। इस परिस्थिति में क्या किशोर न्याय बोर्ड को उस बालक को मृत्युदंड देना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए या किशोर न्याय व्यवस्था के अधीन किसी होम में रखना चाहिए? जब उस बालक से चर्चा की, उसने स्वीकार किया कि यदि हम उस दिन विरोध नहीं करते तो हमारे पिताजी हम दोनों को मार डालते। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संपूर्ण परिस्थितियों विचार करने के पश्चात उस बालक को उसके साथ उसके मामा जी आए हुए थे, उसके मामा को फिट पर्सन घोषित किया कि उनके पास रह के सुरक्षित रह सकता है। यदि उसको घर भेजा जाएगा तो उसके परिवार के लोग उसको हानि पहुंचा सकते हैं। उसको उसी दिन उसके मामा के साथ भेजा गया और जब उसका फाइनल डिस्पोजल किया सामाजिक जांच रिपोर्ट के पश्चात, दूसरी बातों को पता लगाने के बाद, वो हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था। उस केस को समाप्त करते हुए उस बालक को पुनः उसी हॉस्टल में रहने का आदेश दिया और वो उसी हॉस्टल में जाके रह के पढ़ने लगा। ये किशोर न्याय प्रशासन का अभिरक्षा आदेश रहता है कि एक तरह का नहीं होता है कि स्पेशल होम में रखा जाएगा या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। उसको फिट पर्सन के पास भी रखा जा सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि किशोर न्याय प्रशासन में और आपराधिक न्याय प्रशासन में जांच या विचारण कैसे होता है? सबसे पहली बात तो है कि न्यायिक कार्य आपराधिक न्याय प्रशासन में तो विचारण किया जाता है, लेकिन किशोर न्याय प्रशासन में विचारण नहीं किया जाता है। न्यायिक कार्रवाइयों का अविलंब लिए बिना, जुडिशियल प्रोसेस का अविलंब लिए बिना विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित कार्रवाइयों को निपटाने के उपाय किए जाएंगे। मतलब हमेशा ही हमें न्यायिक कार्रवाई को अवलंब नहीं लेना है। हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं उसमें किसी में भी जुडिशियल प्रोसेस का हमने अवलंब नहीं लिया है। केवल किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट और उसके व्यवहार के बारे में जांच की, परिस्थितियों को पता लगाया, उसके पश्चात ही किशोर के संबंध में आदेश पारित किया जाता है। जो ऐसा आदेश हो जो किशोर के और समाज के संपूर्ण हित में हो। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा छोटे अपराधों के मामलों का निपटारा संक्षिप्त विचारण के तहत निपटाया जाएगा और अन्य मामलों का निपटारा समन मामले की प्रक्रिया अपनाते हुए निपटाया जाएगा। जघन्य अपराधों के मामले में थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि 16 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चों ने अगर जघन्य अपराध किया है तो उसमें किशोर न्याय बोर्ड यदि चाहे तो उस मामले को बालक न्यायालय को अंतरित कर सकता है। वैसे इसमें किशोर न्याय बोर्ड इसमें भी थोड़ा कम गंभीर नजर आ रहे हैं। इस तरह के मामलों को टालने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोर न्याय बोर्ड एक्सक्लूसिव किशोर के वेलफेयर के लिए बना हुआ है। तो ऐसे मामलों में किशोर न्याय बोर्ड को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए और यथासंभव न्याय निर्णय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार करना चाहिए। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मत मामले की तरह विचारण उन्हीं मामलों का होता है जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल अलग तरीके से होता है, चाहे अपराध की परिस्थितियों के अनुसार। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि किशोर को कौन प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरे पक्ष को कौन करेगा? इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है।
राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन नियुक्त किया गया विदेशी परीक्षा अधिकारी किशोर के लिए विधिक सलाहकार और सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व देखता है। इस तरह की व्यवस्था आरोपी को पदेन क्रिमिनल सिस्टम में नहीं मिलती है। इस तरह की व्यवस्था फरियादी को अभियुक्त पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह महत्वपूर्ण अंतर है क्रिमिनल सिस्टम में और जुवेनाइल सिस्टम में। किशोर को यहाँ सुविधा जो दी गई है उस तरह की सुविधा क्रिमिनल सिस्टम में फरियादी को दी गई है। अंतिम निराकरण, इसका अंतिम निराकरण कैसे किया जाएगा? किशोर न्याय प्रशासन में विधि का उल्लंघन करने वाले एवं विधि का अविकृत उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए बालक के सर्वोत्तम हित में न्याय निर्णय किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 के अधीन सिद्धांतों के प्रकाश में किया जाता है, जिसका उद्देश्य बालक को यथासंभव समाज में पुनः मिलाने के लिए आदेश पारित किया जाना है। अतः किशोर के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए उसके पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन का प्रयास किया जाता है। किशोर न्याय प्रशासन को मैंने बताया, किशोर न्याय अधिनियम अपने आप में संपूर्ण विधि है, उसके लिए किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। और इस अधिनियम के सभी सिद्धांत धारा 3 में बताए गए हैं। धारा 3 में बताए गए सिद्धांतों के प्रकाश में ही आदेश पारित होना चाहिए। यदि कोई आदेश इसके प्रतिकूल है तो किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन करता है। किशोर न्याय प्रशासन में अंतिम निराकरण में आदेश लिखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आदेश में साक्ष्य का विवेचन, साक्ष्य का संकलन बहुत महत्व नहीं रखता है। किशोर का प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन बहुत महत्व रखता है, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में समन मामले में भी साक्ष्य का संकलन और साक्ष्य का विवेचन महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाता है। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विधि के का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कौन सा आदेश पारित हो सकता है और कौन सा आदेश पारित नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में किशोर के विरुद्ध अंतिम आदेश मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास नहीं होगा। यदि बालक न्यायालय भी किसी भी प्रकार का विचारण करता है तो उसमें भी मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। बोर्ड किशोर के विद्यालय में हाजिर होने के लिए, किसी व्यावसायिक परीक्षण में हाजिर होने के लिए, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने के लिए, किसी निर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने के लिए भी आदेश के साथ ही आदेश दे सकता है। जैसे कि हमने बताया कि उस बालिका ने स्कूल में टीचर से झगड़ा किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसको आदेश दिया कि अब 6 महीने तक स्कूल में भी जाएगी और परीक्षा में बैठेगी। ऐसे 2 बच्चे थे हमारे सामने जो कि बार बार लूट और डकैती की घटनाएं करते रहते थे। लूट की घटना बहुत करते थे वो। उनके खिलाफ करीब 6-7 मामले थे। वो दोनों बालक को पुलिस ने नाम डॉन रख दिया था, डॉन। तो आपराधिक न्याय प्रशासन के हिसाब से तो उन बालकों को बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनको परिवर्तन भी करना था और समाज में पुनः लाना था, परिवार से जोड़ना था, तो उनको लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया, करीब 1 साल तक। और उनसे उसमें रहते हुए ऑब्जर्वेशन होम के पेड़ों में पानी डालना, साफ सफाई करना, ये काम कराया गया। 1 साल तक एक बालक ने उसमें रहते हुए पेंटिंग सीखी, दूसरे बालक ने उसमें रहते हुए फर्नीचर बनाना सीखा। जब 1 साल बाद उनका व्यवहार देखने के पश्चात ऐसा लगा कि अब शायद ये दोबारा इस तरह के कार्य नहीं करेंगे, अर्थात विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो उनको थोड़े समय के लिए घर भेजा गया। घर पर जाकर भी उन्होंने फर्नीचर का काम किया और दूसरे ने पेंटिंग जाके पेंटर का काम किया। फाइनल ऑर्डर पास किया कि इनको शासन की तरफ से पेंटिंग सीखने के लिए सामान दिया जाए और दूसरे को फर्नीचर का काम सीखने के लिए सामान दिया जाए। तो ये व्यवस्था की गई। एक को पेंटिंग का सामान देने के लिए पेंटिंग करने का काम करने का सामान दिया गया, दूसरे को फर्नीचर बनाने का सामान दिया गया। दोनों आज तक उस काम को कर रहे हैं। उसके बाद फॉलोअप किया 5-6 महीने बाद, तो दोनों ने उसके बाद कोई भी विधि का उल्लंघन दोबारा नहीं किया। ये उसका उद्देश्य था। किशोर न्याय प्रशासन में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कौन सा आदेश पारित हो सकता है और कौन सा आदेश पारित नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में किशोर के विरुद्ध अंतिम आदेश मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास नहीं होगा। यदि बालक न्यायालय भी किसी भी प्रकार का विचारण करता है तो उसमें भी मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। बोर्ड किशोर के विद्यालय में हाजिर होने के लिए, किसी व्यावसायिक परीक्षण में हाजिर होने के लिए, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने के लिए, किसी निर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने के लिए भी आदेश के साथ ही आदेश दे सकता है। जैसे कि हमने बताया कि उस बालिका ने
प्रशासन में जो उसमें सफल रहे, अतिरिक्त आदेश इस तरह का दिया जाना चाहिए। अब अंतिम आदेश अगर दिया है तो उसके विरुद्ध रेमेडी क्या है? किशोर न्याय प्रशासन में यदि बोर्ड द्वारा कभी किसी व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोष मुक्ति के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी, जबकि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्य आदेश पारित किया गया है, उसकी अपील हो सकती है और द्वितीय अपील तो कभी नहीं होगी इसमें। लेकिन बोर्ड के किसी भी आदेश की वैधता एवं औचित्य के संबंध में उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संबंध में धारा 101 और धारा 102 में प्रावधान किया गया है, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में दंडनीय संहिता के प्रावधानों के अधीन आदेश एवं निर्णय की अपील एवं पुनरीक्षण की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है, मतलब दोष मुक्ति की कोई अपील नहीं है। अब इसमें जो ये भी बहुत दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिभूति आवेदन और प्रतिभूति के बारे में इसमें भी किशोर न्याय बोर्ड ज्यादा धारा 12 का अवलंबन नहीं लेते हैं और विशेष रूप से अधिवक्ता भी इस अधिनियम में धारा 12 के अधीन कार्रवाई करने से बचते हैं। किशोर न्याय प्रशासन में जब कोई व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है जिसने अभिकथित जमानती या अजमानती अपराध किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है या उपसंजात होता है, तब दंडनीय संहिता 1973 की या अन्य किसी विधि की किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को पृथु सहित या पृथु रहित छोड़ दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति या फिट व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा। जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें सभी ये प्रयास करते हैं कि धारा 12 की अपेक्षा दापरासा में 437, 438, 439 इस तरह के आवेदन लगाने का प्रयास करते हैं, जबकि धारा 12 में पर्याप्त स्कोप है। रीजन क्या है उसका कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कभी भी किसी बालक को पुलिस वरीक्षा में नहीं भेजा जाता है, ना ही उसको न्यायिक वरीक्षा में भेजा जाता है। इसलिए जमानती अपराध में भी उसको धारा 12 में जो 3 परिस्थितियां दर्शाई गई हैं जो उसके प्रतिकूल हैं, तो उसको जमानती अपराध में भी संरक्षित वरीक्षा में रखा जा सकता है और अजमानती में भी रखा जा सकता है। इसलिए धारा 436 दंडनीय संहिता से लेकर धारा 439 दापरासा के प्रावधान इसमें प्रयोज्य नहीं है। इसके विपरीत आपराधिक न्याय प्रशासन में केवल अजमानती अपराधों में प्रतिभूति आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अजमानती अपराधों में बिना प्रतिभूति के नहीं छोड़ा जाता है और उसके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है। अब प्रश्न आता है कि प्रतिभूति का आवेदन निरस्त होने की दिशा में क्या उपचार होगा। तो जब बोर्ड के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, उससे कोई व्यथित है, उस आदेश के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर बालक न्यायालय के अधीन अपील कर सकता है और दंडनीय संहिता में धारा 437 एवं 439 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, कुछ जैसे SC/ST एक्ट है, अन्य एक्ट है, उनमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन CRPC में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से किशोर न्याय अधिनियम और दंडनीय संहिता की बात कर रहे हैं, स्पेशल अधिनियम में उतना नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि निरताओं को हटाया जाना। किशोर न्याय प्रशासन में अंतिम परिणाम से किशोर की कोई निरता नहीं होगी, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में दोष सिद्धि की अवस्था में निरता हो सकती है। इससे यह साबित है कि किशोर न्याय प्रशासन में कोई भी आदेश पारित किया जाए बोर्ड के द्वारा, उससे किशोर के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में यदि ऐसा है, कोई कन्विक्शन हुआ है, तो उसका उससे भविष्य के लिए निरता हो सकती है। अब नेक्स्ट है 16 पॉइंट, प्रतिबंधात्मक एवं निरोध निवारक कार्रवाई। किसी भी परिस्थिति में दंडनीय संहिता में अन्य किसी निरोधक निवारक विधि में होने के बावजूद भी किसी भी किशोर के विरुद्ध किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधात्मक या निरोध निवारक कार्रवाई नहीं की जाएगी, न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा, जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में इस तरह की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, धारा 22 इस नियम की। पश्चातवर्ती देखभाल एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट।
ये दोनों पॉइंट बहुत आपस में रिलेटेड हैं। यदि सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रॉपर है तो पश्चातवर्ती देखभाल भी प्रॉपर हो सकती है। किशोर न्याय प्रशासन में पश्चातवर्ती देखभाल एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करना विधि अधिकारी का उत्तरदायित्व है। यदि विधि अधिकारी नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी भी इस कार्य को कर सकते हैं। यदि प्रॉपर है सामाजिक जांच रिपोर्ट तो उसके आधार पर बालक की परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार उसकी परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी और उन पर सिफारिशों का उल्लेख हो। किसी बालक की 18 वर्ष आयु पूरी करने के पश्चात बालक देखरेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने को सुकर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा राज्य सरकार बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए इस संबंध में एक निधि का सृजन करेगी। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 46 एवं 105 जेज एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, दो डॉन जो बच्चों को कहते थे, वो दोनों, एक पेंटर बन गया, एक बहुत अच्छा फर्नीचर बना रहा है। तो ये प्रावधान इसी में है कि अगर वो पेंटर बनना चाहता है तो उसकी उस तरह की सहायता की जाए। यदि वो फर्नीचर सीखना चाहता था तो उसको फर्नीचर का सामान दिलाया गया। उसी प्रकार से बालिका को पढ़ना चाहती तो उसका उसमें एडमिशन कराया गया और उसने 12th पास किया। इन दोनों ने विधि का उल्लंघन करना बंद कर दिया था, इन्होंने दोबारा कोई नहीं किया। किशोर न्याय प्रशासन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा से विधि का उल्लंघन करने वाले 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा विपरीत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयं सेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी है। आपराधिक विधि शास्त्र में सामुदायिक सेवा का भी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। सामुदायिक सेवा के समय हमेशा बालक के पूर्व आचरण को ध्यान रखना चाहिए। सपोज करिए कोई बालक चोरी बहुत कर रहा है और चोरी की आदत नहीं छोड़ना चाहता है और यदि उसको वृद्धाश्रम में भेज दिया तो वृद्धाश्रम में जाके फिर चोरी कर सकता है। तो ऐसे बालक के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उसको यातायात पुलिस के पास भेजा जाए कि उसको सुबह शाम यातायात पुलिस अपने साथ रखे और उससे कहे कि यहाँ वाहनों को रोकिए, तो उनको डॉक्यूमेंट चेक करिए, इस टाइप का काम उससे कराएं जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो। यदि इसमें कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है कि हॉस्पिटल में जाके सेवा करना है तो उसमें ये भी लिखना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप ही बालक से कार्य कराया जाए। एक केस में एक बच्चे को आदेश किया कि आप हॉस्पिटल में जाके सेवा करेंगे। हॉस्पिटल वालों ने उससे हॉस्टल की सफाई कराना शुरू कर दी। जब उससे हॉस्पिटल की सफाई कराना शुरू की तो उसने आके बोर्ड में शिकायत की कि मैं हॉस्पिटल की सफाई नहीं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा नहीं लगता। बोर्ड ने अपने ऑर्डर को और स्पेसिफाई किया कि इससे केवल पेशेंट्स को दवाई देने के लिए और पेशेंट्स को खाना देने के लिए ही प्रेरित किया जाए, साफ सफाई वाला काम बालक से न कराया जाए। तो जब कभी सामुदायिक सेवा का आदेश पारित किया जाए तो उस संबंध में हमारे स्टेक होल्डर्स जो डीसीपीयू है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उसकी मदद से और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से ऐसा कार्य उसको कराना चाहिए जिससे कि उसको गरिमा के अनुरूप जीने में, काम करने में कोई परेशानी ना आए। एक जो महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत देखरेख योजना, इस पे बिल्कुल भी स्टेक होल्डर्स ध्यान नहीं देते हैं। किशोर न्याय प्रशासन में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये 4 संस्थाएं काम करती हैं। हमने महसूस किया है कि व्यक्तिगत देखरेख योजना के बारे में बहुत ज्यादा चारों संस्थाएं ध्यान नहीं दे रही हैं, जबकि किसी बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है जो उसके बालक की आयु और लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले में पूर्वव्रत पर आधारित हो, जिस बालक का कोई आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और तदनुसार इस योजना में बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी कि उसको किस सीमा तक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उसकी देखरेख योजना तैयार की जाए। इस तरह की व्यवस्था क्रिमिनल सिस्टम में नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है परसीमा काल। इस बिंदु पर भी जो जुवेनाइल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और
मोस्टली केसेस का निराकरण नहीं करते। जहां विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 मास के भीतर, जब तक कि बोर्ड के द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध नहीं किए जाएं, 2 और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी। अतः किशोर न्याय प्रशासन में प्रकरणों का निराकरण अनिवार्यतः 4 महीने में होना चाहिए और इसको अधिकतम 2 माह बढ़ाकर कुल 6 माह किया सकता है। अर्थात 6 माह की अवधि के पश्चात परिसीमा काल समाप्त हो जाता है। अधिकतम 6 महीने में परिसीमा काल समाप्त होता है। छोटे-छोटे अपराध तो विचार अगर पूरा जांच विस्तारित नहीं होने के बाद भी अगर पूर्ण नहीं हो गया तो उनकी अन्यायिक रहती है, तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस तरह के जांच में ज्यादा समय लगाने के लिए सभी स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से जेजे बोर्ड को समय बढ़ाने में बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए और इसमें समय बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है। नेक्स्ट है अभिरक्षा से पलायन। संरक्षा अभिरक्षा से अगर कोई बालक पलायन कर जाता है तो उसमें उसके विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं होगा। उसको जहां पकड़ा जाता है प्रयास किया जाएगा उसको पुनः बोर्ड के सामने लाया जाए या किसी संस्था में रखा जाए, लेकिन कोई प्रकरण दर्ज नहीं होगा। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में धारा 224 या 225 भादवी के अधीन ये अपराध है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, साबित करने का मार्ग। यदि प्रतिभूत के समय कोई बालक दृष्टिमान ऑस्टेंसिबली लगता है कि बालक है तो उसकी बेल पर विचार किया जा सकता है, उसमें ज्यादा गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय अगर उसकी परिस्थितियों से, सामाजिक जांच रिपोर्ट से और अन्य तथ्यों से समाधान हो जाता है कि इसके लिए आदेश पारित होना चाहिए, तो धारा 18 में जो बताए गए प्रावधान उसके अनुसार आदेश पारित किया जाएगा। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में कोई भी निर्णय साक्ष्य के संकलन के उपरांत और साक्ष्य के विवेचन के उपरांत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होने पर ही कोई दंडादेश दिया जाता है। यदि उसके विरुद्ध साबित नहीं है तो उसको दोषमुक्त किया जाता है। अब एक प्रश्न है कि अभिलेख का भ्रष्टीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किशोर न्याय प्रशासन में किशोर न्याय अधिनियम और किशोर न्याय आदर्श नियम बन चुके हैं। यदि अधिनियम और नियम में कोई विरोधाभास है तो चूंकि नियम अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं तो अधिनियम नियम पर प्रभावी होगा। यदि केंद्र सरकार के नियम और राज्य सरकार के नियम में विरोधाभास है तो केंद्र सरकार के नियम प्रभावी होंगे। तो इस अधिनियम में केंद्र सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है और अधिनियम में भी प्रावधान है। तीनों में यदि अंतर है तो अधिनियम ही प्रभावी होगा। अधिनियम के धारा 24 के अनुसार किशोर न्याय प्रशासन में अभिलेख का भ्रष्टीकरण अपील अवधि पश्चात अथवा युक्त अवधि के पश्चात होना चाहिए। जो भी रीजनेबल अवधि बोर्ड डिसाइड करता है उसके पश्चात अभिलेख का भ्रष्टीकरण होना चाहिए। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में अभिलेख का भ्रष्टीकरण आपराधिक नियम एवं आदेश के अनुसार ही किया जाएगा। इसमें न्यायालय का कोई इंडिपेंडेंट व्यू नहीं हो सकता है। किशोर न्याय प्रशासन में किशोर न्याय बोर्ड को का इंडिपेंडेंट व्यू हो सकता है कि इस अभिलेख को कुछ समय रखा जाए या नहीं रखा जाए। सामान्यतः अपील अवधि पश्चात अभिलेख का भ्रष्टीकरण होना चाहिए जिससे कि बालक अपना नया जीवन प्रारंभ कर सके और धारा 3 किशोर न्याय अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार आगे चल सके। अब आता है प्रश्न अभियोगपरक शब्दों का प्रयोग 124। किशोर न्याय प्रशासन में स्पष्ट रूप से अभियोगपरक शब्दों जैसे कि गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपी, विचारण, आरोप पत्र, समन, अभियोजन, वारंट, दोषसिद्धि, अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि इन शब्दों के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ इस संबंध में कोई स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु इसके प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग वर्जित है तो हमको नए शब्द ढूंढना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे गिरफ्तारी की जगह उसको पकड़ना है, रिमांड की जगह स्थानन इसका उपयोग कर सकते हैं, आरोपी की जगह किशोर कर सकते हैं, विचारण की जगह जांच कर सकते हैं, आरोप पत्र की जगह विवरण कर सकते हैं, कार्य का विवरण। इस तरह के शब्दों का समन की जगह आदेश कर सकते हैं कि आदेश, इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रशासन में गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपी, विचारण, आरोप पत्र, सम्मन, अभियोजन,
वारंट, दोष सिद्धि, अंतर्वासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। हमारी कार्य पद्धति सामान्यतः बोर्ड की भी और स्टेक होल्डर्स की क्रिमिनल सिस्टम में काम करने की रहती है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किशोर न्याय प्रशासन की धारा 3 में पूर्णतः वर्जित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जांच के लंबित होने का पुनरावलोकन कौन करेगा। आपराधिक न्याय प्रशासन में विचारण के लंबित होने का पुनरावलोकन करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जबकि किशोर न्याय प्रशासन में जांच के लंबित होने के पश्चात उनका पुनरावलोकन करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं इसमें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड को बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं और राज्य सरकार को अतिरिक्त बोर्डों का गठन करने की सिफारिश कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि किशोर न्याय प्रशासन में प्रकरणों के निराकरण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय सीमा में अगर प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड के द्वारा जो सिटिंग है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो बोर्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें आदेश पारित कर सकते हैं, जबकि सामान्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न तो प्रकरणों का पुनर्वलोकन करते हैं और न ही बोर्ड की सिटिंग बढ़ाने की कोई आदेश करते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए। ये एकमात्र क्षेत्राधिकार किशोर न्याय अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है। अब आता है प्रकरणों को भेजा जाना और वापस किया जाना। अगर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा गंभीर अपराध वाले प्रकरणों को चिल्ड्रन कोर्ट को अंतरित किया जाता है, जघन्य अपराध वाले जो 16 वर्ष से अधिक के बालक द्वारा किए गए, उसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में चिल्ड्रन कोर्ट प्रकरण को रिमांड करने का अधिकार नहीं रखता है, नहीं पुनः अंतरित कर सकता है। जबकि क्रिमिनल सिस्टम में अगर प्रकरण को सत्र न्यायालय को कमिट किया गया है तो सत्र न्यायालय उस केस को रिमांड भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, अन्यथा भी आदेश कर सकता है जो उस प्रकरण के न्यायसंगत निश्चय के लिए आवश्यक हो। ये महत्वपूर्ण अंतर है ये सिस्टम में और क्रिमिनल सिस्टम में। नेक्स्ट आता है कि विधि विरुद्ध बालकों के संबंध में पुलिस के कृत्यों का समन्वय कौन करेगा। तो बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिसमें सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होंगे, प्रत्येक जिले में गठित की जाती है, जिसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला होती है जिसका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। आउटरीच वर्कर भी इसमें रहते हैं, और जो आउटरीच वर्कर है, शायद किशोर न्याय बोर्ड को आउटरीच वर्कर को कभी बुलाने का अवसर आता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन आउटरीच वर्कर की मदद लेना चाहिए। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भी किशोर को पकड़ने के लिए, बुलाने के लिए मदद लेना चाहिए, जबकि इस तरह की व्यवस्था आपराधिक न्याय प्रशासन में नहीं है। वहाँ आउटरीच वर्कर भी नहीं होते हैं और वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी नहीं होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के कर्मचारी हैं, इनकी मदद किशोर न्याय बोर्ड को लेना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड को पुलिस पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किशोर न्याय प्रशासन में आउटरीच वर्कर और प्रोटेक्शन ऑफिसर से मदद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नोडल ऑफिसर कौन होगा इसमें। किशोर न्याय प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट किशोर न्याय अधिनियम के अधीन संस्थाओं की स्थापना अनुरक्षण करती है और यही नोडल ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। इस अधिनियम को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ये यूनिट अधिकृत है। उन्हें CWC और JJB के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निरंतर इसकी सुचारू संचालन के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो कर्मचारी है उनसे पूरी मदद लेना चाहिए। जबकि आपराधिक न्याय प्रशासन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये धारा 106 में। आपराधिक न्याय प्रशासन में अपराधी को दंड शास्त्र एवं अपराध शास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है, जबकि इसके विपरीत किशोर न्याय शास्त्र में बालक को जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस या न्याय शास्त्र में कहना चाहिए कि पीड़ित आहत शास्त्र विक्टिमोलॉजी की विषय वस्तु माना जाता है। आहत शास्त्र की विषय वस्तु है। तो किशोर न्याय शास्त्र में अभी तक सेटल्ड लॉ नहीं हो पाया है। किशोर न्याय शास्त्र अभी तक परिवर्तनशील है। जैसे कि धारा 27 दंड संहिता में किशोरों के मामले में मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर 16 वर्ष की आयु के किशोरों के अपराध का विचार करने का क्षेत्राधिकार पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को था।
फिर किशोर न्याय अधिनियम 1986 में किशोर न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें 16 वर्ष के बालक 18 वर्ष से कम की बालिका के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्र का दिया गया था। इसके पश्चात किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 में 18 वर्ष से तक की आयु के समस्त किशोरों के संबंध में अपराधों की जांच करने का अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को प्राप्त हुआ था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट उसमें नियुक्त किया सकता था। पुनः किशोर न्याय अधिनियम 2015 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जा सकता है और 16 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम के जघन्य अपराधों के विचारण के लिए प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बालक न्यायालय को भी अंतरित किया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान 2015 में किया गया है और किशोर न्याय बालकों की देखरेख की अधिनियम की धारा 110 में राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजन के कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए। हमने यहाँ देखा है कि भी राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में कोई नियम नहीं बनाए हैं। इस अधिनियम में राज्य सरकार को मेंबर्स की योग्यता और किशोर न्याय बोर्ड की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। नियम बनाने की शक्ति और जारी करने की शक्ति राज्य सरकार की है। पुनर्विलोकन की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की है। ये नियम अधिनियम अपने आप में कंप्लीट अधिनियम है। अतः किशोर न्याय अधिनियम के अधीन ये इस तरह आपराधिक प्रशासन से भिन्नता है और मेरे मत में अधिकतर बिंदुओं को मैंने कवर करने का प्रयास किया। आज के प्रोग्राम के लिए श्री उमेश भगवती जी, जो इस प्रोग्राम के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया, हमारे टेक्निकल ऑफिसर श्री प्रशांत साहू जी ने और उनकी टीम ने सहयोग किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और मुझे आशा है कि आगे भी हम इस तरह के वेबिनार करते रहेंगे। हम नेक्स्ट वेबिनार में जो क्रिमिनल सिस्टम है, वह सिस्टम उसके अंतर के अलावा अब जुबिनल सिस्टम के सिद्धांत हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, किशोर न्याय शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं और निदान क्या है, उस पर विचार करेंगे। अब इसमें हमने किशोर न्याय प्रशासन, आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर पर ज्यादा जोर दिया है, जो सामान्य त्रुटियां होती रहती हैं। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।